हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गार्जियनशिप यानी संरक्षकता के टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मुस्लिम लॉ के अभी तक हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ते हुए आज गार्जियनशिप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के लिहाज से। साथ ही इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं मुस्लिम लॉ में, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मुस्लिम लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको मुस्लिम लॉ के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। संरक्षकता यानी कि गार्जियनशिप। गार्जियनशिप को अच्छे से समझने से पहले ये समझिए कि संरक्षकता वर्ड संरक्षक वर्ड से ही आया है। संरक्षक का मतलब क्या होता है? तो संरक्षक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी माइनर यानी कि किसी बच्चे के शरीर की या उसके प्रॉपर्टी या दोनों की देखभाल करता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं या गार्जियन कहते हैं। तो सिंपली एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बच्चे के शरीर या उसकी प्रॉपर्टी या दोनों की देखभाल करता है, उसको गार्जियन कहा जाता है। एक ऐसा ही व्यक्ति होता है। इसके अलावा अब यहाँ पर बच्चा कितना होना चाहिए? तो मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुस्लिम लॉ में 15 साल से कम उम्र का व्यक्ति माइनर माना जाता है। 15 साल की एज मुस्लिम लॉ में एक ऐसी एज मानी जाती है मेजॉरिटी की, जिसमें एक व्यक्ति शादी करने के लिए, तलाक के लिए और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ के, उनसे डील करने के लिए सक्षम माना जाता है। मुस्लिम लॉ 15 साल से कम उम्र के व्यक्ति को माइनर बताती है और ऐसे व्यक्ति के लिए ही उसकी प्रॉपर्टी और उसके शरीर की देखभाल के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको देखने के लिए जो है संरक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगर हम इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग देखें, भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी की एज है वो 18 साल से कम दी गई है। यानी 18 साल का व्यक्ति जो है वो मेजर माना जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। बट मुस्लिम लॉ में आपको ध्यान रखना है 15 साल की एज ही मेजॉरिटी की एज जो है वो मानी जाती है। तो दोनों एक्ट के हिसाब से हमने एज देखी। अब संरक्षक एक व्यक्ति जो बच्चे के शरीर और प्रॉपर्टी दोनों की देखभाल करता है, और वहीं से आया है गार्जियनशिप। अब ये बताइए कि संरक्षक होते कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 तरह की संरक्षकता या 3 तरह के गार्जियनशिप हमें दिखाई देती है। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है शरीर की संरक्षकता, यानी कि जिसको बोला जाता है मुस्लिम लॉ में हिजानत। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी की बॉडी की संरक्षकता करेगा, उसका गार्जियन होगा, उसके बॉडी का गार्जियन होगा उसकी देखरेख करने के लिए, तो वो संरक्षकता कहलाएगी हिजानत। नेक्स्ट आता है विवाह की संरक्षकता। विवाह की संरक्षकता मतलब अगर कोई बच्चा है 15 साल से कम उम्र का है और उसकी शादी के लिए कंसेंट कौन देगा, और उसकी तरफ से कंसेंट देने वाला जो भी व्यक्ति गार्जियन होगा, उस गार्जियनशिप को बोला जाएगा जबर। तो विवाह की संरक्षकता को बोलते हैं मुस्लिम लॉ में जबर। तीसरा है प्रॉपर्टी की संरक्षकता। अगर कोई किसी माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, उससे संबंध में सारे जो भी डिस्प्यूट या कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो किससे सहमति ली जाएगी, किससे कंसेंट ली जाएगी, उसके संबंध में जो भी व्यवस्था वगैरह अगर कोई करता है, तो इस गार्जियनशिप को बोला जाता है वलीयते माल। तो इस तरीके से अलग अलग नाम से तीनों गार्जियनशिप हमें मुस्लिम लॉ में दिखाई देती है। अब हम एक एक करके इन संरक्षकता को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है शरीर की संरक्षकता, यानी कि गार्जियनशिप है बट बॉडी से रिलेटेड। इसको हमने पढ़ा है कि इसको हिजानत कहते हैं। अब यहाँ पे हिजानत का मतलब होता है कि बच्चे के भरण पोषण के लिए उसका संरक्षण। अगर कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो माइनर है, मेजर नहीं है, तो उसके शरीर की संरक्षकता के अधिकार को ही हिजानत कहा जाता है। अब यहाँ पर सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग और शिया विधि के अकॉर्डिंग अलग अलग एज लिमिट दी गई है संरक्षकता के पर्सपेक्टिव से। अगर कोई सुन्नी विधि है, पहले बात करते हैं सुन्नी विधि की, लड़का अगर 7 साल तक का है और लड़की 15 साल तक की है, तो यहाँ पर उसकी संरक्षकता बच्चे की किसी गार्जियन को दी जाएगी।
और शिया विधि के अकॉर्डिंग लड़का अगर 2 साल तक का है और लड़की 7 साल तक की है। अब देखिए जितनी लड़के की एज सुन्नी विधि में है, यहाँ पर वही एज दी गई है शिया विधि में लड़की की। तो इतनी इतनी एज के बच्चों के लिए जो है संरक्षकता देखी जाती है शरीर की, वो जिसको बोलते हैं हिजानत। तो इतनी एज के बच्चों के लिए उनके बॉडी की गार्जियनशिप के लिए, उनकी संरक्षकता के लिए जो हिजानत का अधिकार है वो तय किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले संरक्षकता का अधिकार किसको दिया जाता है? माता को दिया जाता है। तो माँ सबसे पहले बच्चे के शरीर की संरक्षक होती है। अब इसमें एक और केस इंपॉर्टेंट, पहले केस लॉ देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 1985 का केस है सुरावी वर्सेस डी मोहम्मद। बच्चे के पिता के द्वारा अगर मान लीजिए माँ को तलाक भी दे दिया जाए, इस केस में ये बात कही गई थी कि अगर बच्चे का जो पिता है वो उसकी माँ को डाइवोर्स भी दे देता है तो भी माँ का अधिकार जो है वो बना रहता है। लेकिन माँ किसी अन्य से अगर विवाह कर लेती है तो बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार खो देती है। तो इस केस में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बच्चे की जो शरीर की संरक्षकता का अधिकार है, क्योंकि वो माँ के पास होता है, माँ को दिया जाता है मुस्लिम लॉ में, और माँ का ये जो राइट है वो उसके हस्बैंड के द्वारा यानी बच्चे के पिता द्वारा अगर उसको डाइवोर्स भी दे दिया जाए उस बच्चे की माँ को तो भी माँ का ये अधिकार बना रहता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे से शादी कर लेती है तब उस बच्चे की जो कस्टडी माँ को दी गई है, उसकी जो गार्जियनशिप माँ को दी गई है, वो इससे वंचित हो जाएगी, यानी उससे ये कस्टडी जो है वो ले ली जाएगी। अब मान लीजिए माँ नहीं है, माँ की डेथ हो गई है या कोई और बात है, तो फिर अगर बच्चे की माँ नहीं है तो फिर बच्चे की शरीर की संरक्षकता यानी गार्जियनशिप किसको दी जाएगी? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पहले देखिए दी जाएगी नानी को, अगर वो भी नहीं है तो दादी को, फिर सगी बहन को, जो मतलब माँ की सगी बहन है उनको, सहोदर बहन को। सहोदर बहन का मतलब क्या है कि दोनों की माँ तो एक ही है लेकिन पिता अलग अलग है ना। तो इस तरीके से सगोत्री बहन को, यानी कि पिता एक ही है लेकिन अलग अलग माताएं जो हैं वो उनकी अलग अलग हैं, तो वो माँ की सगोत्री बहन कहलाएगी। सगी बहन की लड़की को, जो माँ की जो सगी बहन की लड़की है उसको दी जाएगी, सहोदर बहन की लड़की को और सगोत्री बहन की लड़की को। तो ये जो है इसके बाद आता है मौसी को और लास्ट में आता है बुआ को। मौसी मतलब माता की बहन को और बुआ का मतलब पिता की बहन को। तो ये जो लिस्ट दी गई है ये तब अप्लाई होती है जब माँ नहीं है। अगर बच्चे की कस्टडी के लिए, उसके शरीर की संरक्षकता के लिए माँ नहीं है या किसी और कारण से वो देखभाल नहीं कर पा रही है तो फिर इन लेडीज़ को, इनमें से ऐसी ही सीरीज़ में तब दी जाएगी बच्चे की संरक्षकता। अब मान लीजिए माँ का ये जो राइट है या जो दूसरी लेडीज़ हैं ये अपना राइट कब खो देती हैं? हिजानत का। तो ये कुछ अयोग्यताएं दी गई हैं मुस्लिम लॉ में। सबसे पहले अगर वो अनैतिक जीवन बिताती हैं, देखभाल करने में बच्चे की लापरवाही करती है तो उससे हिजानत का अधिकार ले लिया जाएगा। ऐसे पुरुष से शादी कर लेती हैं जो बच्चे से निषिद्ध आस्तियों से संबंधित ना हो, तो ये भी एक यहाँ पर अयोग्यता दी गई है, मतलब बच्चे के परिवार के बाहर वो विवाह कर लेती है। और यदि पिता के स्थान से बहुत दूर रहने लगती है, मतलब जो माँ है वो विवाह कायम है, अभी पिता से वो उसके शादीशुदा है, बच्चे के पिता ने उसको डाइवोर्स नहीं दिया है, फिर भी वो बहुत दूर जाकर उससे रहने लगती है, या शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल हो जाती है, मतलब या तो फिजिकली वो अपाहिज हो गई या कोई और कारण हो गया, या मानसिक रूप से वो रोगी हो गई जिस कारण वो बच्चे का लालन पालन करने में असमर्थ है, कैपेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये कुछ अयोग्यताएं हैं जो एक माँ से या स्त्रियों से अयोग्यता साबित करते हैं और बच्चे से हिजानत का अधिकार जो है वो ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमने गार्जियनशिप पढ़ी थी विवाह की, जिसको बोला जाता है जबर। अब यहाँ पे सुन्नी और शिया विधि के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के संरक्षक दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग देखें तो एक बच्चे के शादी के संबंध में कंसेंट कौन देगा जबकि बच्चा माइनर है, तो माइनर बच्चे की शादी के कंसेंट के लिए सुन्नी विधि में इन लोगों की कंसेंट देखी जाती है। सबसे पहले पिता की, फिर पिता के पिता यानी कि ग्रैंडफादर जो दादा होते हैं, चाहे वो कितनी पीढ़ी ऊपर हो, जितनी पीढ़ी ऊपर का मतलब चाहे ग्रैंडफादर हो, चाहे ग्रेट ग्रैंडफादर हो, चाहे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर पिता नहीं है तब दादा और उनके ऊपर जितने भी मतलब लोग हैं उनकी देखी जाएगी कंसेंट। अगर ये भी नहीं है तो सगा भाई या दूसरे जो पुरुष संबंधी हैं। चौथे हैं माता पे आएगा फिर, अगर सगा भाई या ये भी नहीं है तो, और लास्ट में तय करेगा कोर्ट कि किसकी कंसेंट ली जाए। ये सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग है। बट अगर बात करें शिया विधि की तो शिया विधि में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको ऐसी कंसेंट देने के लिए कैपेबल माना जाता है।
या तो बच्चे का पिता, या पिता नहीं है तो पितामह यानी कि दादा, ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर ये सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग रूल्स दिए गए हैं। सुन्नी और शिया विधि दोनों में अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की संरक्षकता की, यानी कि अगर किसी बच्चे की प्रॉपर्टी का किसी को गार्जियनशिप दी जाती है तो इसको अभी हमने पढ़ा था वलायत माल। तो यहाँ पर भी सुन्नी और शिया विधि के अकॉर्डिंग ये जितने भी हम अब गार्जियन देखेंगे दोनों में सेम दिए गए हैं, चाहे वो पहले नंबर पे नेचुरल गार्जियन जिनको हम कानूनी संरक्षक भी कहते हैं, दूसरा है कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है, और तीसरे हैं वस्तुतः यानी कि डी फैक्टो गार्जियन। अब इतनी तरह के गार्जियन जब हम देखते हैं तो ये सभी गार्जियन इनमें सेम है, सुन्नी विधि में भी और शिया विधि में भी। अब इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कानूनी संरक्षक कौन हो सकता है एक बच्चे का, मतलब कि नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है। तो बच्चे की प्रॉपर्टी का नेचुरल गार्जियन या तो एक पिता हो सकता है, या पिता जिसे वसीयतनामे के द्वारा नियुक्त करे, मतलब अपनी वसीयत में जिस व्यक्ति को पिता ने कहा कि ये बच्चे का की प्रॉपर्टी का गार्जियन हो सकता है, उसकी गार्जियनशिप ले सकता है, वही व्यक्ति होगा। और अगर पिता ने वसीयत से किसी को नियुक्त नहीं किया है तो फिर दादा हो सकते हैं, मतलब ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर दादा के वसीयतनामे से जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो हो सकते हैं। तो इन्हीं लोगों को जो है वो नेचुरल गार्जियन माना जाता है एक माइनर की प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आता है अब इसकी पावर क्या क्या होती है। तो एक कानूनी संरक्षक यानी कि एक नेचुरल गार्जियन या कानूनी संरक्षक की जो पावर है, जो शक्ति है, वो क्या है। तो अगर अचल प्रॉपर्टी के संबंध में बात करें यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर बात की जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो उस प्रॉपर्टी का जो कानूनी संरक्षक है विक्रय बंधक के द्वारा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ना ही किसी को मॉर्गेज में दे सकता है, मॉर्गेज रख सकता है। अगर चल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो बच्चा है उसकी जो भी अनिवार्य ज़रूरतें हैं जैसे कि भोजन है, वस्त्र है और पालन पोषण के लिए है, तो इन सब के लिए वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है या उसको गिरवी रख सकता है। तो अचल है तो उसको ना तो बेच सकता है ना बंधक रख सकता है। बट चल के बारे में अगर बच्चे की जो निजी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना बेहद ज़रूरी है, जैसे खाना, कपड़ा और पालन पोषण करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उनके लिए उसकी ये तो बहुत ही मेन ज़रूरी चीज़ें हो गई। तो इसके लिए अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको वो बेच सकता है या फिर गिरवी रख सकता है। बट चल प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा नहीं है, जो अचल प्रॉपर्टी है, अचल प्रॉपर्टी में वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि बच्चे के स्पष्ट लाभ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी ना हो। अच्छा, अब बात आती है अगर मान लीजिए कोई नेचुरल गार्जियन नहीं है तो फिर कोर्ट नियुक्त करता है गार्जियन को। कोर्ट अगर नियुक्त करता है किसी बच्चे के लिए गार्जियन को तो वहाँ बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखता है कोर्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोर्ट अगर बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त करेगा तो इस चीज़ को बेहद ध्यान में रखेगा कि जिसको वो उसका गार्जियन अपॉइंट कर रहा है या नियुक्त कर रहा है वो बच्चे के कल्याण को भी ध्यान में रखा जाएगा कि उस बच्चे के लिए वो व्यक्ति फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर बात करें न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक की पावर की कि इसके पास क्या क्या पावर होंगी, तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि उस गार्जियन को कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो इसलिए कोर्ट की परमिशन के बिना वो उस माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकता है, ना दान में दे सकता है, ना किसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ना बंधक दे सकता है, उसको मॉर्गेज पे नहीं देगा, ना किसी को भार पे देगा, मतलब चार्ज नहीं होगा उस पर, उस प्रॉपर्टी पे किसी का। और कोर्ट की परमिशन से ही वो उस प्रॉपर्टी को केवल अगर पट्टे पे देना चाहता है तो वो केवल 5 साल के लिए ही उसको वो पट्टे पर दे सकता है, या जब बच्चा अवयस्क से वयस्क हुआ उससे 1 साल तक ही वो उसको पट्टे पर दे सकता है। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है इमामबादी वर्सेस मुतसद्दी, 1918 का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम लॉ में जो माँ होती है, जो मदर होती है बच्चे की, वो अपने बच्चे के शरीर के संरक्षण की हकदार होती है, मतलब जो हिजानत का अधिकार है, जो बच्चे की शरीर का, जो उसकी बॉडी की जो कस्टडी मिलती है वो माँ को मिलती है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा, उसके बाद जो अदर रिलेटेड जो स्त्रियाँ होती हैं उनको मिलता है ये अधिकार। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि एक माँ भले ही बच्चे के शरीर की संरक्षक हो, उसके हिजानत का अधिकार उसको मिला हुआ हो, बट उसकी प्रॉपर्टी, बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसकी वो नेचुरल गार्जियन यानी नैसर्गिक संरक्षक नहीं होती है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का कोई राइट नहीं होता है। अगर माँ अपने बच्चे की प्रॉपर्टी को बंधक रखती है तो वो लीगल नहीं होगा, ऐसा बंधक इलीगल होगा। और
तभी वो ऐसा कर सकती है, उसको बंधक पे रख सकती है जब वो कोर्ट से परमिशन ले ले, यानी कोर्ट की परमिशन से अगर ले लेती है वो, तभी उस बच्चे की प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो गार्जियन आता है प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड, वो है आपका डी फैक्टो गार्जियन, यानी वस्तुतः संरक्षक। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो कानून के द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक हो, मतलब ना तो नेचुरल गार्जियन हो, और ना ही कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक होता है, बल्कि केवल अपनी इच्छा से ही बच्चे के शरीर या उसकी प्रॉपर्टी का डी फैक्टो गार्जियन हो जाता है। ऐसे गार्जियन के द्वारा, ऐसे संरक्षक के द्वारा जो बच्चा होता है और उसकी प्रॉपर्टी का अगर वो ट्रांसफ़र भी करता है, उसका अंतरण करता है, तो वो बिल्कुल वॉइड होता है। तो अगर डी फैक्टो गार्जियन जो अपनी इच्छा से बच्चे के शरीर या प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप लेता है, वो अगर कोई भी ट्रांसफ़र करेगा तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। और क्या होगा, मान लीजिए अब बच्चा जो है वो वयस्क हो गया, मान लीजिए इसने बच्चे के शरीर और प्रॉपर्टी की संरक्षकता की जबकि बच्चा माइनर था, लेकिन मान लीजिए अब वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है वो बच्चा, तो मेजॉरिटी प्राप्त करने के बाद भी जो ट्रांसफ़र एक डिफैक्टो गार्जियन के द्वारा किया गया है, अगर बच्चा उसका समर्थन करता है, उसके लिए हाँ बोल देता है कि हाँ ये जो ट्रांसफ़र किया गया है वो सही है, तब भी ऐसा ट्रांसफ़र वॉइड ही होगा। यानी बच्चे की सहमति उसके मेजॉरिटी के बाद भी, उस बच्चे के मेजर होने के बाद भी ऐसे डिफैक्टो गार्जियन के द्वारा किए गए ट्रांसफ़र को सही नहीं बना सकती है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड भी एक केस लॉ है। केस का नाम है रुकैया सामिया बेगम वर्सेस इकबाल अली खान। इस केस में बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया गया था कि अगर कोई डिफैक्टो गार्जियन है और वो किसी माइनर की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, तो वो ट्रांसफ़र एब इनिशियो होगा। एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही शून्य, यानी प्रारंभ से ही ऐसा ट्रांसफ़र बिल्कुल शून्य होगा। और अगर कोई बच्चा मेजर होने के बाद भी उसका समर्थन करता है या उसके लिए हामी भरता है कि ये सही है, तो भी वो इलीगल ही माना जाएगा। उसका समर्थन भी उस चीज़ को विधिमान्य या लीगल नहीं बना सकता। अब हमारे सामने कंडीशन आती है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब एक गार्जियन को हटाया जा सकता है उसकी गार्जियनशिप से। तो ये कुछ कंडीशंस हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, हम देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर कोई गार्जियन कोई बच्चे के शरीर का या उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन कर रहा है, तो उस संरक्षक को आप किस बेसिस पर हटा सकते हो? तो अगर वो अपनी ड्यूटी का कर्तव्य पालन में लगातार असफल हो, यानी कोई गार्जियन है और उसकी जो ड्यूटी थी बच्चे के शरीर की देखभाल करने की या उसकी प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप जो उसे दी गई थी वो उसकी देखभाल करने में अगर लगातार असफल रहता है, लगातार वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, तो फिर उसको इस पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है उचित देखरेख ना करना। वो बच्चे की सही तरीके से देखरेख नहीं करता है, तो यहाँ पर भी इस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर वो न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना करता है, यानी कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया और उस आदेश का वो लगातार पालन नहीं कर रहा है, उसकी लगातार अवहेलना कर रहा है या उसको लगातार नज़रअंदाज कर रहा है। चौथा है, अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो। कोई गार्जियन जो अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो, तो भी उससे उसकी गार्जियनशिप ले ली जाएगी। दिवालिया हो गया हो, मतलब बैंकरप्ट हो गया हो। और नेक्स्ट है, न्यास का दुरुपयोग करने के कारण। बच्चे के लिए कोई ट्रस्ट किया गया था और उस ट्रस्ट का उपयोग वो अपने फ़ायदे के लिए करने लगता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है, तो भी इस आधार पर उसको गार्जियनशिप उसकी ख़त्म की जा सकती है। तो इन आधार पर संरक्षक को हटाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने गार्जियनशिप के कॉन्सेप्ट को मुस्लिम लॉ के हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सबसे पहले इसको लाइक करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे चाहें तो जुड़े रहना, क्योंकि आने वाली वीडियो में अभी जो भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं मुस्लिम लॉ के वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको और भी टॉपिक्स या और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं मुस्लिम लॉ के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पूरी जो प्लेलिस्ट है मुस्लिम लॉ की, वहाँ से आप दूसरे जो अदर कॉन्सेप्ट हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।